नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां यूपी की तीनों सीटों पे प्रचार थम चुका है और 3 सीटों पे उपचुनाव के प्रचार का शोर थमा है। 5 दिसंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। मैनपुरी लोकसभा, खतौली विधानसभा और रामपुर विधानसभा में उपचुनाव है। दिग्गज चुनावी मैदान में दिखाई दिए, कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी और आज प्रचार थम चुका है। अब मतदान की बारी है। 5 तारीख को मतदान होगा और 8 को नतीजे आएंगे। तस्वीर उस दिन साफ हो जाएगी कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई। लेकिन इस चुनावी शोर में कई ऐसे मुद्दे थे जिनकी गूंज सुनाई दी। कहीं पे सहानुभूति कार्ड खेलने की कोशिश की, कहीं पे मुद्दों की बात की गई, कहीं कानून व्यवस्था का जिक्र किया गया और कहीं पे विकास के मुद्दे को भुनाया गया। तो ये उपचुनाव 3 सीटों पे है और इस उपचुनाव को लेकर हमने तमाम दिग्गजों को देखा सभाओं में, सम्मेलनों में, समीक्षाओं में, संबोधनों में, जिसमें मतदाताओं को साधने की कोशिश की गई कि कैसे मतदाताओं को अपने पाले में लाया जाए। तो मैनपुरी का जातीय समीकरण अगर देखें तो इसमें शाक्य मतदाता जो हैं वो 2,92,912 है, जबकि ठाकुरों की अगर बात करें तो 2 लाख से ज्यादा ठाकुर मतदाता है और दलित मतदाताओं की संख्या 1,52,427 है। मैनपुरी के जातीय समीकरण को हम बात कर रहे हैं। ब्राह्मणों की बाद अगर बात करें तो 1,22,427 मतदाता हैं और 1,06,335 लोधी मतदाताओं की संख्या है। और अगर मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो यह संख्या मैनपुरी में 67,221 है। रामपुर की बात करें, यहां पे मुस्लिम 2,33,396 मतदाता हैं। वैश्य मतदाताओं की बात करें तो उनकी संख्या 35,000 है, जबकि लोधी राजपूतों की बात करें तो ये संख्या कुल मिला के 32,000 तक पहुंचती है मतदाताओं की। सैनी मौर्य की बात करें तो यहां पे 18,000 इस समुदाय के मतदाता है। जाटव समाज के 12,000 मतदाता है, जबकि यादव 15,000 है। यहां पे रामपुर का जो जातीय समीकरण है वो ये है। अब अगर खतौली की बात करें तो यहां पे मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 95,000 है और इसी तरह से दलित मतदाताओं की बात करें तो वो 57,000 उनकी संख्या है। और सैनी समाज की अगर बात करें तो 24,000 मतदाता खतौली में है, जो किसान बेल्ट ये पूरा इलाका है मुजफ्फरनगर क्षेत्र में, खतौली विधानसभा सीट। गुर्जर समाज के यहां पे 24,000 मतदाता, कुल वोटर 3,12,000 हैं और जाटों की संख्या 20,000 है। तो जातीय समीकरण जो हैं वो अलग अलग हमने आपको दिखाए सीटों के कि यहां पे जातीय समीकरण क्या बन रहे हैं। पाल 16,000 मतदाता हैं। कश्यप की अगर बात करें तो वो 13,000 इनकी संख्या। तो प्रजापति मतदाताओं की संख्या 9,000। देखिए यहाँ किसकी कौन मुकाबले में है। मैनपुरी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी से रघुराज शाक्या है। और रामपुर की बात करें तो असीम राजा हैं समाजवादी पार्टी और आकाश सक्सेना भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। इनके बीच में सीधी टक्कर है। वहीं अगर खतौली की बात करें तो राजकुमारी सैनी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, जबकि मदन भैया आरएलडी के उम्मीदवार हैं। तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव का व्रण है और उम्मीदवारों ने लोगों से डोर टू डोर कैंपेन करके संपर्क किया। बिना किसी शोर के मतदाताओं से संपर्क किया गया और मतदाताओं को लुभाने के लिए कई वायदे भी किए गए। अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की गई। तो कल चूंकि मतदान है दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर, और मतदान से पहले हमने देखा चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज पहुंचे। एमसीडी के इस चुनाव में हमने केंद्रीय मंत्रियों को देखा, कई मुख्यमंत्रियों को कई राज्यों को देखा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के कई दिग्गज जो थे वो यहाँ पे पहुंचे, सभाएं की, सम्मेलन किए, रोड शो किया, संबोधित किया, बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और दूसरी तरफ हमने आम आदमी पार्टी के भी चाहे अरविंद केजरीवाल हों, मनीष सिसोदिया और तमाम दिग्गजों को देखा जो यहां पे चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए।
और 3 दिन के दौरे पे गोरखपुर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। बाबा गोरखनाथ की उन्होंने पूजा अर्चना की और महंत अवैधनाथ की समाधि पर माथा टेका। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी रात्रि विश्राम करेंगे और कल वो करोड़ों की सौगात यहां के वासियों को देंगे। मुख्यमंत्री का ये 3 दिन का दौरा है जो बेहद अहम है, बेहद खास है और इसमें बहुत कुछ खास रहने वाला है। विकास उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और उनकी कोशिश ये रही है कि कैसे यहां पे बदलाव लगातार किया जाए, कैसे विकास के पथ पे ना सिर्फ किसी जिले को या शहर को बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाया जाए। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के एक बयान पे विवाद छिड़ गया है। शुक्रवार को उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जय सिया राम कहने की नसीहत दी थी और जय श्री राम और जय सिया राम में फर्क बताया था। अब बीजेपी ने उनके बयान पे अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल के बयान पे केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी जी को जय श्री राम ना सही बीजेपी ने जय सिया राम बोलने के लिए विवश कर दिया है। ये बीजेपी की वैचारिक विजय और कांग्रेस विचारधारा की हार है। अभी आपसे जय श्री राधा रानी सरकार की और जय श्री कृष्ण भी कहलवाना है। तो ये ट्वीट केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से किया गया। तो कांग्रेस ने ट्वीट किया राहुल गांधी के उस बयान को, उस पर पलटवार किया बीजेपी की तरफ से केशव प्रसाद मौर्य ने। तो राहुल गांधी के इस बयान को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है। अब आपको राहुल का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर सियासत तेज है। क्या है? जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या? सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया। राम ने समाज को जोड़ने का काम किया। राम ने सबको इज्जत दी। भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। जय सिया राम का मतलब क्या है? और मैनपुरी में सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जनसभा के दौरान समाजवाद खत्म करके रामराज लाने की बात पे अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा कि मुख्यमंत्री समाजवाद सिखा कर गए हैं। मुख्यमंत्री जी बोले समाजवाद क्या है? हमने उनका पहला विधान परिषद में भाषण सुना था, अभी तो हमारा समाजवाद। वहीं सीएम योगी की तरफ से डिंपल यादव को बेचारी बताए जाने को लेकर कहा कि बेचारी डिंपल को फंसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहिए था कि वो नहीं बताकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 बार मुख्यमंत्री जी आए, ना जाने कितनी बार डिप्टी सीएम आए। क्या उन्होंने बताया कि किसानों को जो डीएपी है वो कितने में मिल रही है? किसान अब डीएपी की साथ बोतल और उनको खरीदनी पड़ रही है। कई तरह की बातों का जिक्र अखिलेश ने किया। उन्होंने कहा कि जो मुद्दे की बात है वो नहीं करते और समाजवाद खत्म करने की बात करते हैं। तमाम दूसरी बातों का यहां पे जिक्र किया गया। पार्टी को देकर के ऐतिहासिक
ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे और बहुत बड़ी पार्टी को देकर के ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम करेंगे और बहुत बड़ी पार्टी को देकर के ऐतिहासिक। और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जालौन पहुंची, जहां समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर निशाना साधा और कहा कि आजम खान जब भी बोलते हो सिर्फ जहर उगलते हो। कभी भी आजम खान ने सही बात नहीं की। बता दें कि जालौन के नरी में आयोजित विष्णु महायज्ञ में शामिल होने पहुंची थी साध्वी निरंजन ज्योति। आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप? जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे आदमी के बयान को मैं समझती हूँ कि उनका बयान कौन सा अच्छा आता है। और उस आदमी के लिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए जो भारत माता को डायन कह सकते हैं, राम को अय्यास कह सकते हैं, गंगा माँ को चुड़ैल कह सकते हैं। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? आजम खां से उम्मीद और क्या कर सकते हैं आप? जब भी बोलते हैं वो जहर ही उगलते हैं। तो ऐसे खबर हमीरपुर से है, जहां फर्जी सेना भर्ती मामले में सीबीआई की पूछताछ जारी है। आज दूसरे दिन सीबीआई ने पूछताछ की और सेना भर्ती मामले में फर्जी दस्तावेजों की जांच कर रही है सीबीआई। 2016 में कानपुर सेना भर्ती में जारी हुए थे फर्जी निवास प्रमाण पत्र और 34 युवकों के फर्जी निवास प्रमाण पत्र होने की जांच जारी है। 2018 में 40 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। लेखपाल प्रधान से सीबीआई ने पूछताछ की और फर्जी निवास प्रमाण पत्र लगा के 30 युवकों ने नौकरी पाई थी। मौदहा डैम गेस्ट हाउस में सभी को तलब किया गया था। और राजनीति के गलियारों में जब कोई नाम आम से खास हो जाए तो शख्सियत बन जाती है। 2016 नोटबंदी के दौरान बैंक के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे ने पूरी दुनिया में इतना नाम कमाया कि वो किसी परिचय का मोहताज नहीं। कानपुर देहात के एक बैंक के बाहर लाइन में खड़ी महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया था और नोटबंदी के दौरान जन्म लेने वाले इस बच्चे को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नाम दिया था खजांची नाथ। और खजांची का जन्मदिन जो है वो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और खजांची की मां ने कहा कि वो चाहता है कि डिंपल चुनाव जीते, यही जन्मदिन पे उसके लिए तोहफा होगा। शमसील समाजवादी पार्टी से निवर्तमान सिकंदरा विधानसभा का अध्यक्ष हूं। आज खजांची नाथ का जन्मदिन था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा कि सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया में खजांची का नाम फेमस हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको खजांची नाम दिया था और प्रतिवर्ष 8 तारीख को मनाते हैं अपने प्रदेश कार्यालय में। आज 2 नवंबर को पंजाब नेशनल बैंक झींझक ब्रांच में इनकी मां लाइन में लगी हुई थी, वहीं इनका जन्म हुआ था। हम सब कार्यकर्ताओं ने सोचा कि आज मैनपुरी में पार्टी के सारे लोग वहाँ लगे हुए हैं। हम हर साल पार्टी के द्वारा हमेशा समाजवादी पार्टी के लोग पदाधिकारी नेता यहाँ आते हैं, इनके जन्मदिन मनाते हैं। आज हम लोग कार्यकर्ताओं के साथ आए, इनके घर में देखा। एक आश्चर्यजनक बात ये थी कि इतना छोटा बालक है और इन लोगों की मंशा है कि डिंपल भाभी जीतेंगी, जैसा कि अपने शरीर में लिखे हुए हैं। तो इसकी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि इसकी इच्छा पूरी हो और हम सब लोगों के लिए खुशी की बात होगी कि डिंपल जी जीतेंगी। शमसील। और खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद पर हनुमान चालीसा पाठ करने की घोषणा की गई है। 6 दिसंबर को मथुरा चलो अभियान के तहत ये पाठ करने की घोषणा की है और हिंदू महासभा ने अभियान के तहत इसका ऐलान किया। मथुरा चलो अभियान को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू है और पिछले साल भी लड्डू गोपाल का जलाभिषेक करने की घोषणा हुई थी और पाठ करने की हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपील की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने सीएम योगी को खून से खत लिखा है और 6 दिसंबर को उन्होंने लिखा कि आपके अधिकारी हिंदुओं को रोकेंगे तो मुझे इच्छा मृत्यु दें। और फतेहपुर जिले में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर जमकर बरस रहा है, चल रहा है। बता दें कि नेशनल हाईवे 2 के चौड़ीकरण का काम चल रहा था। एआरटीओ दफ्तर के करीब 7 मकानों को नोटिस देने के बाद भी उन्होंने अपने मकान को नहीं यहां से हटाया था, ना तोड़ा था, ना खाली किया था और ऐसे मकानों पे बुलडोजर जम के गरज रहा है। नेशनल हाईवे को कर्मचारी और एसडीएम की मौजूदगी में अवैध मकानों को कब्जा मुक्त किया गया, अतिक्रमण को यहां से हटाया गया। शासन प्रशासन पूरी तरह से यहां पे अलर्ट है और पिछले कई दिनों में कई जगह अवैध अतिक्रमण पे बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दिया। इनको पूर्व में भुगतान किया जा चुका है, काफ़ी दिनों के भुगतान किए, 1.5 महीने अब पीरियड हो गया और इसके बाद कई बार इनको इंटीमेशन दी गई
उनको सूचित किया गया कि आप लोग अपनी संरचनाएं हटा लें और जिनको द्वारा संरचनाएं नहीं हटाई गई तब जाके आगे खाली कराने की प्रक्रिया की जा रही प्रशासन की। हापुड़ से खबर है, जहां स्वास्थ्य महकमे में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और शहरी आशा कार्यकर्त्रियों ने अवैध उगाही का आरोप लगाया है। शिकायत के बाद भी नहीं होती कार्रवाई, ये भी कहा, और दस्तखत के बदले घूस के 2000 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। और घूस ना देने पे मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर खुशबू नहीं करती साइन। आशा कार्यकर्त्रियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंच के प्रदर्शन किया और एसडीएम ने कार्यकर्त्रियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। और खबर गाजीपुर से है, जहां महाराजगंज के इस्लामाबाद में माफिया रामज्ञान यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 3 करोड़ 45 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है। दरअसल अवैध रूप से अर्जित की गई इस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई, इसे कुर्क किया गया। और रामज्ञान ने अपनी पत्नी, भाई और भाभी के नाम से भू संपत्ति बनाई थी। और वहीं सीओ सिटी गौरव कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां युवती को शादी का झांसा देकर रेप व उसका अश्लील वीडियो और तस्वीर वायरल करने का मामला सामने आया है। एसपी कार्यालय में एसपी से शिकायत करने पहुंची थी ये पीड़ित और इसने आरोप लगाया कि इसे शादी का झांसा देकर इसके साथ गलत किया गया, इसका वीडियो बनाया गया युवती का और उसे वायरल करने की धमकी दी जा रही है। अब ये इंसाफ की गुहार लगा रही है। आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर ये पीड़ित काट रही है और कार्रवाई की मांग कर रही है। तो एसपी से पीड़िता ने शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आईजी के रूप में 14 महीने का कार्यकाल के बाद अब बरेली जिले में आईजी का कार्यभार संभालने वाले डॉक्टर राजेश सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया संवाददाता एयाज खान ने बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। राजेश सिंह जी, उनसे जानते हैं, कुछ ही वक्त पहले चार्ज संभाला है, क्या प्राथमिकताएं हैं, बड़े जिले से आए हैं और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ संभालेंगे, जनता के लिए क्या मैसेज होगा और क्या जिम्मेदारी है और क्या उसमें आपका प्राथमिकताएं हैं? देखिए, शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश है इसमें कि अपराधियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और महिलाओं के जो प्रति जो अपराध हो रहे हैं उनमें नियंत्रण करने के साथ साथ न्यायालय से इसमें सजा दिलाना और साथ में जो अभी नगर निगम के आगामी चुनावों को देखते हुए उसमें शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना और तत्काल जो भी कोई समस्याएं इस क्षेत्र के अध्ययन के बाद पता चलेंगी उस पर अलग से कार्रवाई करना। क्षेत्र की पुलिस के लिए सर क्या संदेश देंगे, क्या कानून व्यवस्था को लेकर के? ये संदेश के रूप में मैं कहना चाहूँगा सभी थानों को, सभी लोगों को जनता की सुनवाई करना चाहिए। जो भी जनता लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं तो जन सुनवाई का पूरा समय देते हुए उनकी समस्या निदान करना चाहिए और अधिक से अधिक और कोई भी अगर अपराध होता है तो उसका सही वर्कआउट करना और पूरे सबका पंजीकरण करना जिससे लोगों को न्याय मिल सके। सीएम योगी का कुछ दिन बाद प्रोग्राम है, उसको लेकर के कैसी तैयारी? उसकी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है कि अब तैयारी पूरी हो चुकी हैं और उसमें एक पब्लिक मीटिंग है, उसके लिए हम लोग ने देख लिया, बात भी हो गई है, उसकी अच्छी तैयारी की जाएगी और अच्छी से उनकी मीटिंग कराई जाएगी। सर एक बात अपनी अच्छी कही, कोई भी जनता का लोग व्यक्ति आए वो डायरेक्ट हमसे कोई बात हो क्या करें? जन सुनवाई में मैं लोगों की स्थिति खुद ही सुनता हूँ, लोग आते हैं उनकी समस्या मैं सुनता हूँ, उसके बाद उनका यथासंभव न्याय निर्णय करते हैं, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई की जाती है। अगर कई बार नहीं लगता है कि हो पा रहा है तो कुछ हम अपनी टीम भी भेजते हैं, अलग से भी जांच करवाते हैं। कोई खास संदेश जनता के लिए ही कि अगर कोई आदमी परिषद कार्यालय पर आता है तो मुझसे मिले और अपनी समस्याओं बताएं, इसके बाद हम उसको कार्रवाई कराएंगे। ये थे हमारे साथ राजेश जी हैं। बरेली का चार्ज संभाला है कुछ ही वक्त पहले और लोगों से सीधी शांति से अपील की है कि डायरेक्ट लोग हमसे आए मिलें, कोई समस्या हो। सीएम योगी के प्रोग्राम को लेकर पूरी तैयारियां हैं, खास करके परिक्षेत्र के लिए किसी भी जनता को कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट आकर मुझसे मिले। मैं आसान बरेली से।